का हमारा टॉपिक है ब्लड। जैसा कि आपको पता है ब्लड एनिमल टिश्यू है, तो ब्लड को समझने से पहले हमें एनिमल टिश्यू को समझना पड़ेगा। बेसिकली हम डिफिनेशन की बात करते हैं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब हम समझते हैं कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले देखिए, बहुत सारा कुछ हम सेल्स ड्रॉ किए हुए हैं। इन सेल्स के बीच में, ये जो आप देख पा रहे हैं, सेल्स के बीच में स्पेस है। इस स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरसेलुलर स्पेस। इस स्पेस में वेरियस मटेरियल्स फिल्ड होते हैं, जैसे कि फ्लूइड, आयंस, फाइबर्स, प्रोटीन्स, शुगर्स, etc। अगर हम कुछ आयंस की बात करें तो आयंस में सबसे ज़्यादा मिलने वाला आयंस है सोडियम आयंस। कुछ आयंस कैल्शियम होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं, etc। अगर हम बात करें कैल्शियम आयन की, तो कैल्शियम आयन का रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, ये याद रखना है। चलिए, जो इस स्पेस में मिलने वाले फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, जो कि सेल्स के बीच में है। इसी का दूसरा नाम था लिम्फ, ECF का फुल फॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के बाहर मिलने वाला फ्लूइड नाम क्या दिया गया? ECF। और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब फाइनली हम डिफिनेशन कंक्लूड करते हैं। तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? तो इंटर सेलुलर स्पेस प्लस मटेरियल बिटवीन देम, सेम लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू की। 4 तरह के एनिमल टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। बाकी सारे टिश्यू में टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू को बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है: लूज, डेंस एंड स्पेशल। लूज को फर्दर हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं: एरियोलर, एडिपोज। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड किए हैं: स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर इन सब की एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि देख रहे हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है हमारा बोन, कार्टिलेज। वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है ब्लड एंड लिम्फ। अगर आपसे बात किया जाए या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल बताओ, तो आपको बताना है ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिम्फ। अब हम फाइनली बात करते हैं ब्लड क्या है? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में भी किस तरह का टिश्यू है? तो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी किस तरह का? स्पेशल। स्पेशल में भी किस तरह का? तो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब समझने जा रहे हैं कि इन सारे टिश्यू का कुछ ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या बनाता है? हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल टिश्यू। ये बात याद रखना है। अगर हम बात करें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? बहुत सारा के सेल्स हैं, जैसे कि आपको पता है टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है। देखिए, एक सेल्स हैं, दूसरा सेल, तीसरा सेल। तो ये याद रखना है कि फाइब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेज हैं, मास्ट सेल है, कुछ फाइबर्स हैं, जैसे कि कोलेजन फाइबर्स। अब हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू का काम होता है फैट को स्टोर करने का काम। हमारे बॉडी में 2 तरह के फैट होते हैं, एक बचपन वाला, एक बचपन वाला। तो ब्राउन फैट बच्चों में मिलता है, वाइट फैट एडल्ट में मिलता है। अब हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली 2 एग्जाम्पल है, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन का काम क्या होता है? मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ने का काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मसल्स बोन से जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू? टेंडन के थ्रू। ये देख लीजिए आप। लिगामेंट
एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करता है, लिगामेंट कहलाता है। अगर हम लिगामेंट की बात करें, लिगामेंट में इलास्टिन फाइबर मिलते हैं, टेंडन में कोलेजन फाइबर्स मिलते हैं। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो अब जैसा कि पता है, लिगामेंट एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करता है, टेंडन बोन को मसल्स से जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट में इलास्टिन फाइबर होते हैं, इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं। इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तथा ज़्यादा मजबूत होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है। इनके कंपेयर में स्ट्रेंथ कम होता है और इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। क्या क्या सीखे? लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ने का काम, मसल्स से बोन को जोड़ता है, इलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर, ग्रेट स्ट्रेंथ, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, हाई इलास्टिसिटी। अब हम बात करते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है हमारे बॉडी का। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मतलब हमारे शरीर का ढांचा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा पूरा बॉडी जो बना है, किसका बना है? बोन। ये सब बोन है और वाइट वाइट जो देख रहे जॉइंट्स में वो कार्टिलेज हैं, जैसे कि नाक पे देख रहे हैं। तो हमारा पूरा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो बना होता है वो दो चीज़ों से बना है, बोन एंड कार्टिलेज। इसलिए स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है हमारे बोन एंड कार्टिलेज। आपको पता होगा कि एडल्ट बॉडी के अंदर कितने बोन होते हैं? 206 बोन होते हैं। अब कुछ इन 206 बोन में से आपको 2 बोन का नाम अभी याद रखना है। एक वो जो हमारे थाई में है, उस बोन का नाम होता है फीमर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फीमर है। ये हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। एक बोन का नाम याद रखना है आर्म में, इनका नाम है ह्यूमरस। अब हम बात करते हैं फाइनली ब्लड। अब आपसे पूछा जी ब्लड क्या है? अब बताओगे एनिमल टिश्यू है। एनिमल टिश्यू में भी किस कैटेगरी का? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी किस कैटेगरी का? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल में भी किस कैटेगरी का? तो बताओगे वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग ब्लड को 2 ग्रुप में डिवाइड किए हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट 3 तरह के होते हैं। आरबीसी, इसे बोला जाता है एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी, इसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का अदर नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा, जैसा कि आपको पता है ब्लड क्या है? टिश्यू है। टिश्यू किससे मिलके बना होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। देखिए ये ग्रुप ऑफ सेल्स रहा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स along with मैट्रिक्स एज पर डिफिनेशन। तो ब्लड के मैट्रिक्स का नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ब्लड का मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं फाइनली, आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। ल्यूको मीन्स याद रखना है कलरलेस, साइट मतलब सेल। डब्ल्यूबीसी कैसा होता है? कलरलेस सेल होता है। अब हम बात करते हैं शेप की। शेप अमीबॉइड शेप होता है। इस प्रॉपर्टी के वजह से डब्ल्यूबीसी कैपिलरी से लीक आउट हो सकता है। होता है, हो सकता नहीं, होता है। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डायपेडेसिस। डब्ल्यूबीसी का कैपिलरी से बाहर निकलना क्या कहलाता है? डायपेडेसिस। अगर हम कलर की बात करें, आपको पता है कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन मिलता है किसमें? अब जैसा कि आपको पता है हीमोग्लोबिन मिलता है आरबीसी के अंदर। इस हीमोग्लोबिन के वजह से आरबीसी कैसा दिखता है हमारा? रेड। अब हम काउंट की बात करें तो 6000 से 8000 पर mm³ होता है। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाए, इस कंडीशन को बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। अगर काउंट कम हो जाए, इस कंडीशन को बोला जाता है ल्यूकोपीनिया। अगर हम डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन की बात करें, जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है, ये याद रखना है। ये 11th की एनसीईआरटी बोल रही है। डब्ल्यूबीसी को बनाता कौन है? तो बोन मैरो। बोन मैरो हमारे हर एक सेल को बनाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों को बनाता है। डब्ल्यूबीसी को बेसिकली
दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में दो बातें याद रखना है। ग्रेनुलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ग्रेन्यूल्स। और न्यूक्लियस लोब्ड होता है। कैसा होता है? लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। ये दो बातें याद रखना है। साइटोप्लाज्म में क्या मिलेंगे? ग्रेन्यूल्स। और न्यूक्लियस कैसा होगा? लोब में डिवाइडेड होगा। ग्रेन्यूल्स के वजह से इसे स्टेन किया जाता है स्पेसिफिक डाई के वजह से, स्पेसिफिक डाई के द्वारा। अब एक ग्रेनुलोसाइट्स में भी दो बातें याद रखना है। एक साइटोप्लाज्म में, एक न्यूक्लियस की बात। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होंगे, न्यूक्लियस यूनिलोब्ड होगा, मतलब डिवाइडेड नहीं होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब्सेंस ऑफ लोब्ड न्यूक्लियस। अगर ग्रेन्यूल अब्सेंट है तो इसे स्टेंड नहीं किया जाता है। अब WBC को देखिए, जैसे कि दो ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या सीख कर गए? क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में क्या मिलेंगे? ग्रेन्यूल्स। इस ग्रेन्यूल्स की वजह से इसे स्टेंड किया जाएगा। और न्यूक्लियस कैसा रहेगा? मल्टी लोब न्यूक्लियस, लोब में डिवाइडेड रहेंगे। ग्रेनुलोसाइट्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट्स दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट। अगर इन सब की परसेंटेज वाइज बात करें तो मोनोसाइट होता है 6 to 8%, लिम्फोसाइट 20 to 25%, न्यूट्रोफिल 60 to 65%, बेसोफिल 0.5 to 1%, एसिडोफिल 2 to 3%। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मोस्ट अबंडेंट काउंट किसका है? न्यूट्रोफिल। तो आपको ये याद रखना है, मोस्ट अबंडेंट WBC न्यूट्रोफिल एंड लिस्ट काउंट किनका है? बेसोफिल। अब हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। जैसा कि आपको पता है, ग्रेनुलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, इसे स्टेंड कर सकते हैं। और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? लोब्ड न्यूक्लियस होता है। इस लोब न्यूक्लियस की वजह से इसे बोला जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC। 3 टाइप्स के होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का अदर नेम होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये जो तीनों को नाम दिया गया है, स्टेन के बेस पे नाम दिया गया है। अगर एसिडिक डाई से स्टेन हुआ ग्रेन्यूल्स तो एसिडोफिल, बेसिक डाई से स्टेन हुआ तो बेसोफिल, अगर दोनों डाई से स्टेन हो गया तो न्यूट्रोफिल। न्यूक्लियस की बात करें तो एसिडोफिल का न्यूक्लियस आप देख सकते हैं बाइलोब्ड होता है, या इसे हम लोग हेडफोन शेप भी बोलते हैं, देख सकते हैं हेडफोन बन रहा है। बेसोफिल की न्यूक्लियस एस शेप होता है। और न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस की अगर बात करें, जैसे आप देख रहे हैं कितना लोब, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, तो आप रेंज देख सकते हैं 3 to 5 लोब्स होता है। मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, ये याद रखना है। फंक्शंस की बात याद करना है तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एलर्जी से और इंडो पैरासिटिक इन्फेक्शन से। बेसिकली दो याद रखना है, एलर्जी से प्रोटेक्ट करता है और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। बेसोफिल की अगर बात करते हैं तो इनका फंक्शंस होता है सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। अदर फंक्शन होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करना। न्यूट्रोफिल, इसे बोला जाता है माइक्रो पुलिसमैन, ये याद रखना है। ये क्या करता है? फेगोसाइटोसिस करता है, किनका? बैक्टीरिया और वायरसेस का। ये जो फेगोसाइटोसिस करता है, रैपिडली फेगोसाइटोसिस करता है, देखने के साथ ही अटैक कर देता है बैक्टीरिया वायरस में। अब हम बात करते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स की। एक ग्रेनुलोसाइट्स में एक ग्रेनुलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होंगे, न्यूक्लियस में लोब नहीं मिलेंगे, इसलिए इसे बोला जाता है मोनो न्यूक्लियर WBC, क्योंकि न्यूक्लियस में लोब अब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म क्लियर, क्योंकि ग्रेन्यूल्स अब्सेंट हैं। 2 टाइप के होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट की न्यूक्लियस की, तो किडनी शेप होता है। फंक्शंस की बात करते हैं फेगोसिटिक इन नेचर, इसे बोला जाता है मैक्रो पुलिसमैन। और अदर नेम दिया जाता है स्कैवेंजर सेल्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा,
किडनी शेप कैसा था न्यूक्लियस का, बीन शेप या किडनी शेप। आपको याद रखना है लार्जेस्ट WBC, लार्जेस्ट WBC अगर साइज वाइज बात करें तो मोनोसाइट होता है। क्या न्यूक्लियस डिवाइडेड है? नहीं है। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का न्यूक्लियस लार्ज होता है, स्फेरिकल होता है, देख सकते हैं। बेसिकली 3 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स और NK सेल, नेचुरल किलर सेल। ये नेचुरल किलर सेल्स अब याद रखना है नॉन फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, नॉन फेगोसिटिक सेल्स होते हैं। अभी तक फेगोसिटिक सेल 2 सीखे, एक न्यूट्रोफिल, दूसरा मोनोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ नोट में हम देखते हैं बेसोफिल के बारे में। आपको अगर पहले से पता है बेसोफिल लिस्ट परसेंटेज होता है 0.5 to 1%। अगर ये बेसोफिल ब्लड से टिश्यू में मूव कर जाए तो इसका नाम दिया जाता है मास्ट सेल। न्यूक्लियस सेम फीचर, एस शेप न्यूक्लियस। क्या सीक्रेट करते हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, एसोसिएटेड विथ एलर्जी। अब मोनोसाइट की बात करते हैं। परसेंटेज 6 to 8% था। अगर ये मोनोसाइट ब्लड से टिश्यू में चला जाए, नाम मैक्रोफेज। स्प्लीन के मैक्रोफेज का नाम दिया जाता है रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स। लीवर के अंदर जो मैक्रोफेज है, नाम कफर सेल। उसी तरह से लंग्स के अंदर डस्ट सेल, ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लिया। अब आपको पता है कुछ फेगोसिटिक सेल्स थे, कुछ नॉन फेगोसिटिक सेल्स थे। तो नॉन फेगोसिटिक सेल्स का एग्जांपल मस्ट इम्पॉर्टेंट है, रट के रखना है NK सेल, नेचुरल किलर सेल। फेगोसिटिक सेल में आपको जैसे कि पता है न्यूट्रोफिल फेगोसिटिक है सेल है। कैसा फेगोसिटिक्स करता है? रैपिडली। मोनोसाइट लार्जेस्ट था। मैक्रोफेज डेंड्रिटिक सेल। मैक्रोफेज का यही मोनोसाइट जब हमारा टिश्यू में चला गया, नाम क्या देते हैं? मैक्रोफेज। अब हम बात करते हैं नोट नंबर 4, टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स कुछ स्मॉल अमाउंट में होते हैं जैसे कि NK सेल। 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। अब कुछ हम बातें समझते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की। बी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट्स का भी बोन मैरो। मैचुरेशन देखते हैं। बी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन बोन मैरो में ही होता है, टी लिम्फोसाइट्स का थाइमस में होता है। बी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी, मतलब ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ये याद रखना है। और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल है वो क्या है हमारा? टी किलर सेल। अब याद ये रखना है ह्यूमरल इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। एमोंग द WBC लिस्ट काउंट किनका था? बेसोफिल्स। कितना परसेंटेज था? 0.5 to 1%। मोस्ट अबंडेंट परसेंटेज था न्यूट्रोफिल, इसी का नाम दूसरा था PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, परसेंटेज 60 to 65%। और क्या बोले थे इसे? माइक्रो पुलिसमैन। और क्या करता था? रैपिडली फेगोसाइटोसिस। लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्रो पुलिसमैन एंड स्कैवेंजर सेल, परसेंटेज 6 to 8%। रैपिडली फेगोसिटिक सेल का नाम न्यूट्रोफिल। सेल एसोसिएटेड विथ एलर्जी, एलर्जी से जो सेल एसोसिएटेड है यूसिनोफिल एंड मास्ट सेल। सेल एसोसिएटेड विथ इन्फ्लामेशन, आपको याद हो तो बेसोफिल, बेसोफिल सीक्रेट करता था
हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इनमें से हम कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, बाकी आपको आंसर कमेंट में करना है। ल्यूकोसाइट्स कलरलेस, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, इसलिए कलरलेस होता है। हीमोग्लोबिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर। किसके अंदर होता है? आरबीसी के अंदर, इसलिए आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड। कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7। ये मैंने प्लेटलेट्स पढ़ानी है, इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, पता है। प्लेटलेट्स सेल का टुकड़ा होता है, ये भी सही है। प्लेटलेट्स बनता कहाँ है? बोन मैरो से। बोन मैरो का किस पार्ट से? मेगाकैरियोसाइट से। तो ये तीनों ऑप्शन सही, तो आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। एक और क्वेश्चन, हिपेरिन इज सिंथेसाइज्ड बाय, जैसे कि आपको पता है बेसोफिल जो सेक्रेट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, तो आंसर 3rd। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में करना है। थैंक यू। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा प्लेटलेट्स पे रहेगा।